हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज मित्रों अपन जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों ने इस जनरल साइंस का पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा होगा। और आज जो मित्रों हैं वो अपन और जनरल साइंस के क्वेश्चन यानी कि जो राजस्थान की करीबन बहुत सारी एग्ज़ामों के अंदर जिस एग्ज़ाम के अंदर जनरल साइंस पूछी जाती है, तो उन सभी एग्ज़ाम जो होते हैं उनके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, विशेष तौर से कांस्टेबल और पटवार की एग्ज़ाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा देर न करते हुए अपन क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है मित्रों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। वो क्वेश्चन है एम्पियर किसका मात्रक है। मित्रों, एम्पियर पूछा है, बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान देने का प्रयास करें मित्रों। एम्पियर किसका मात्रक है, तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान देंगे। तो सबसे जो पहले लिखा हुआ ऑप्शन है मित्रों, वो ऑप्शन है आपका, वो ऑप्शन क्या है मित्रों, वो ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता। और ज़रा ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश की जो तीव्रता होती है, उस प्रकाश की तीव्रता का जो मात्रक होता है मित्रों, वो उसका मात्रक होता है मित्रों कैंडेला। क्या होता है मित्रों? कैंडेला मात्रक होता है। तो ये तो नहीं हो सकता है मित्रों, यानी कि प्रकाश की तीव्रता बिल्कुल नहीं है। ठीक है मित्रों, इसके बाद में अपन जो है वो सेकंड ऑप्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो वो है मित्रों अपना विद्युत आवेश। और विद्युत आवेश का जो मित्रों मात्रक होता है वो होता है सी का मतलब है यहाँ पर कूलाम। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, रॉन्ग है, ये भी नहीं हो सकता है। उसके बाद में मित्रों अपना जो अपना सी ऑप्शन है, वो सी ऑप्शन है अपना विद्युत धारा का। ज़रा इसको भी अपन ध्यान से देखते हैं। इससे पहले अपन डी ऑप्शन को देखते हैं। तो डी ऑप्शन के अंदर अपना लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र। और ध्यान दें मित्रों, चुंबकीय जो क्षेत्र होता है उसका मात्रक मित्रों क्या होता है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बहुत सी एग्जामों में सीधा प्रश्न पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है मित्रों। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, वो होता है मित्रों वेबर। क्या होता है? वेबर मात्रक होता है। बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर होता है। तो मित्रों पहले क्वेश्चन का देखिएगा कि एम्पियर किसका मात्रक है, तो न प्रकाश की तीव्रता का है, क्योंकि प्रकाश की तीव्रता का कैंडेला होता है। विद्युत आवेश का भी नहीं हो सकता है, क्योंकि विद्युत आवेश का कूलाम होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का वेबर होता है। तो मित्रों अपना सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा आपका सी, यानी कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पानी का घनत्व अधिकतम कौन से तापमान पर होता है मित्रों? पानी का जो घनत्व है वो कौन से तापमान पर अधिकतम होता है? तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका पहला ऑप्शन लिखा हुआ है मित्रों, वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलता है, यानी कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट है ये। इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बर्फ अवस्था में रहता है, यानी कि इसका हिमांक बिंदु है, ये भी नहीं है मित्रों इसका। और -4 डिग्री जो लिखा हुआ है ये भी आपका नहीं है मित्रों। बहुत अच्छी तरीके से इस बात को याद रखना, ये कांस्टेबल की एग्ज़ामों के अंदर प्रश्न पूछा गया है मित्रों, पटवार के एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न पूछा गया कई बार। तो इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों? बहुत से जो स्टूडेंट है वो ये कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि वो हिमांक बिंदु पर उसका घनत्व अधिकतम होगा। लेकिन मित्रों इसका सही उत्तर जो है वो आपका क्या होगा? वो सही उत्तर है आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बहुत अच्छी से याद रखना, पानी का घनत्व अधिकतम कौन से डिग्री तापमान पर होता है? तो मित्रों 4 डिग्री पर होगा। अब मित्रों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर अपना थर्ड है कि एक जो आपका बीकर है, क्या है मित्रों?
एक बीकर जिसमें पानी पर क्या तैर रही है। तो एक बीकर जिसमें पानी भरा हुआ है और उस पानी पर आपकी बर्फ़ तैर रही है। जब आप लोगों ने क्या किया, वो बर्फ़ जो थी आपकी वो पूरी तरह से पिघल जाएगी। तो बताइएगा कि पानी का जो तल होगा, क्या उस पानी के तल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई अंतर आएगा क्या। तो इस बात को अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है ज़रा मित्रों। अक्सर क्या होता है कि जब कोई तरल पदार्थ जो होता है और वो ठोस के अंदर बदलता है, जैसे कि आपका पानी तरल था और वो ठोस यानी बर्फ़ में बदला, तो मित्रों क्या होता है, उसका एक्चुअली आयतन जो होता है और वो आयतन उसका क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है ना, यानी कि बर्फ़ का जो घनत्व हो जाएगा वो मित्रों क्या होता है, पानी की तुलना में कम होता है। क्या होगा, यानी कि पानी पर बर्फ़ क्या होगी मित्रों, तैरेगी। यानी कि जिसका घनत्व कम होगा वो वस्तु क्या होती है, एक्चुअली ऊपर की ओर तैरती है। जैसा कि पानी पर सोडियम वगैरह जिनका घनत्व कम होता है वे सारी मेटल्स भी तैरती है। ठीक है ना मित्रों। तो अपन क्वेश्चन क्या कहता है, मेन क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि भाई एक बीकर है, उसके अंदर आपने बर्फ़ डाला हुआ है, बर्फ़ उस पर ऊपर तैर रही है। लेकिन जब आपकी बर्फ़ पूरी तरह से क्या होगी मित्रों, पिघल गई है बर्फ़, तो पिघलने के बाद में इन्होंने कहा है कि बीकर के अंदर जो पानी का तल था उसमें कुछ बदलाव आएगा या नहीं आएगा। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इस बात को समझना है मित्रों। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि पानी का जो तल है वो बढ़ेगा। अरे मित्रों ज़रा ध्यान दीजिएगा, पानी का तल बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, मैं अभी कारण आपको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद में वो उतना ही रहेगा क्या, ये भी अपने को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है कि उतना ही रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे अभी। उससे पहले इसने लिखा है क्या घटेगा, नहीं बिल्कुल नहीं घट सकेगा। घटेगा कैसे, जितना पानी है वो पानी पानी ही रह रहा है और बर्फ़ भी उसका भी आयतन वही है। चलो आयतन बदलता है लेकिन उसके जो जगह थी मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा कि आपका बर्फ़ पिघलने के बाद में उसका जो पानी का तल था वो क्यों नहीं बदला, इस सारी बात को क्लियर कर दूंगा। तो बिल्कुल घटेगा नहीं। फिर कह रहा है इसमें कि पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसका सही ऑप्शन है उतना ही रहेगा। मित्रों सही ऑप्शन क्या है, पानी का जो तल था वो इतना ही रहेगा। ऐसा क्यों होता है मित्रों, मैं वजह बता देता हूँ, ज़रा ध्यान देने का प्रयास करना। मान लीजिए आपका एक बीकर है और इस बीकर के अंदर क्या भरा है मित्रों, आपका पानी भरा हुआ है और उस पानी के अंदर आपने क्या डाला मित्रों, एक बर्फ़ का टुकड़ा डाला है। ठीक है, तो अब ज़रा ध्यान दें कि ये जो बर्फ़ का टुकड़ा है, ये बर्फ़ का टुकड़ा उतने ही पानी को हटाएगा, बर्फ़ का टुकड़ा उतने ही पानी को हटा पाएगा जितना बर्फ़ के टुकड़े का वज़न होता है मित्रों। इसी वजह से जब ये बर्फ़ पिघल जाएगा तो वो उतने ही स्थान ले लेगा जितना इसने पानी को हटाया था। तो मित्रों किसी भी प्रकार का पानी के तल में कोई बदलाव नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अधिकतर मित्रों इसको 3 स्टार क्वेश्चन बोलता हूँ ऐसे को, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ज़रा ध्यान देने का प्रयास करें। अपना फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है मित्रों कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो ज़रा ध्यान देने का प्रयास करें। ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है मित्रों, पहला गतिज ऊर्जा। तो मैं क्लियर कर देता हूँ गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो किसी वस्तु के अंदर गति के फलस्वरूप उत्पन्न हुई ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है मित्रों। लेकिन यहाँ चाबी का भरना कोई गति नहीं हो रही है मित्रों, ठीक है ना, इस बात को भी ध्यान देना है। यांत्रिक ऊर्जा ऐसी ऊर्जा जिसमें के अंदर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का सम्मिलित रूप होता है, वो मित्रों आपकी यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो यहाँ कोई गतिज ऊर्जा साथ में नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका क्या है मित्रों, गलत है। ठीक है, तो इसमें संचित ऊर्जा भी बिल्कुल नहीं हो रही है। तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ आपकी ये डी ऑप्शन भी नहीं है। आपका ऑप्शन राइट कौन सा है मित्रों, वो आपका है स्थितिज ऊर्जा। कौन सा है मित्रों, स्थितिज ऊर्जा। अब आप बोलोगे सर आपने स्थितिज ऊर्जा ही क्यों बोला, तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो आपकी घड़ी है उस घड़ी की चाबी के अंदर क्या होता है मित्रों, एक स्प्रिंग लगा हुआ आता है और जब उसको अपन भरते हैं चाबी के रूप में, यानी कि उसके आकार में क्या होता है, परिवर्तन आएगा मित्रों। क्या आएगा, परिवर्तन। तो मैं क्लियर कर देता हूँ इसकी डेफिनेशन कि जब किसी वस्तु की जो स्थिति होती है उसकी स्थिति में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होगी मित्रों। इसका मतलब खिलौना जो है उसके अंदर भी चाबी भरना वो भी क्या है, स्थितिज ऊर्जा है।
आपकी जो घड़ी वाली जो मतलब चाबी वाली घड़ी होती है उसके अंदर चाबी भरना, इसका मतलब वो भी आपकी कौन सी एनर्जी है, वो भी आपकी मित्रों स्थितिज ऊर्जा ही है। क्लियर है। यदि पूछा गया है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा यदि साथ में है तो ऐसी स्थिति में आपकी यांत्रिक ऊर्जा होती है मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर। अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है क्या कि इंद्रधनुष कौन से ऐसा विशेष कारक है चारों के ऑप्शनों के अंदर से, या ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसकी वजह से आपका इंद्रधनुष बनता है मित्रों। कौन सा बनता है इंद्रधनुष। तो ध्यान दें, पहला ऑप्शन है आपका परावर्तन। मैं क्लियर कर देता हूँ, परावर्तन एक ऐसी घटना है, मान लीजिए ये आपका कोई परावर्तक पृष्ठ है, जब आपकी यहाँ से कोई क्या आ रही है, आपकी एक आपतित किरण आ रही है, तो आपतित किरण यहाँ से क्या हो जाएगी मित्रों, आपतित किरण आपकी परावर्तित हो जाएगी। तो यहाँ कोई प्रकाश की किरण आना और उसका परावर्तन होना ये इंद्रधनुष में नहीं होता है। इसका मतलब ये आपका अब जो परावर्तन था, रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस था, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है। फिर आ रहा है अपवर्तन की घटना। तो मित्रों ये कोई कांच की घटना है नहीं कि इसके अंदर से प्रकाश बाहर निकल जाता है, तो अपवर्तन की घटना भी बिल्कुल नहीं हो सकती है, उसके अंदर केवल अकेली संभव नहीं है। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि अपवर्तन की घटना होती है, लेकिन अपने को इन चारों ऑप्शनों को देखना है कि केवल अपवर्तन के कारण ही इंद्रधनुष बनता है, तो बिल्कुल नहीं है मित्रों। प्रकीर्ण की घटना बिल्कुल ही संभव नहीं है। प्रकीर्ण की घटना मित्रों, प्रकीर्ण की घटना नहीं है। इसमें मित्रों ध्यान देना है कि इसके अंदर परावर्तन भी होता है, यानी कि जो आपके एक बूंद होती है पानी की, उसके अंदर जब कोई प्रकाश की किरण घुसेगी तो वो पहले क्या होगी, उस दूसरी वाली सतह से टकराएगी, टकरा कर इस स्थिति के अंदर जाएगी, यानी वो पानी जो बूंद है उस बूंद के अंदर प्रकाश जो है वो रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में फिर जो बाहर निकलता है उसके कारण प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, यानी कि उसे अपन इंद्रधनुष कहते हैं। तो ज़रा ध्यान देने का प्रयास करें मित्रों, सही ऑप्शन आपका डी होगा, यानी कि परावर्तन और अपवर्तन दोनों घटनाओं की वजह से आपका क्या हो रहा है मित्रों, आपका रेनबो बन रहा है, आपका इंद्रधनुष बन रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, वो है आपका छठा क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब अपन लोग प्याज काटते हैं तो अपनी आँखों में जो जलन पैदा करने वाला यहाँ पर कौन सा यौगिक है मित्रों, जो अपने आँखों में जलन पैदा करता है। तो कार्बन मित्रों इतनी जलन पैदा नहीं करता है, और यदि करता भी है तो उसे अपन इसको मतलब विशेष तरीके इतने की जलन नहीं हो सकती है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं हो सकते हैं ऑप्शन के रूप में। हमें पता है जैसे सरसों भी होता है तो उससे रिलेटेड भी आपका सल्फ़र पाया जाता है, यानी कि तीखी गंध या जो अपन कहे या जलन पैदा करने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं ज़्यादा अधिकतर ये सल्फ़र की प्रकृति होती है मित्रों। तो सल्फ़र क्या है, सल्फ़र आपके प्याज में पाया जाता है, जो जिसको अपन प्याज काटते हैं तो अपनी आँखों में जलन पैदा करता है। तो सीधा इसको तो याद रखना है मित्रों कि प्याज काटते समय या प्याज में ऐसा कौन सा यौगिक होता है जो आँखों में जलन पैदा करता है। तो वो आपका सही ऑप्शन क्या होगा मित्रों, वो होगा आपका सी, यानी कि सल्फ़र। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन लिखा हुआ है मित्रों, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑक्सीजन के अंदर कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूं मित्रों। बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान देने का प्रयास करना, ठीक है ना। मैं आपको अभी क्लियर करता हूं। जैसे कि यहाँ पर आपका एक नाभिक है मित्रों, क्या है, नाभिक है, और इस नाभिक के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं मित्रों, इस नाभिक के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होते नहीं, आपको भी पता है क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। इसके अंदर होता है आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। बाकी सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं मित्रों, इसके बाहर की कक्षाएं जो होती है उन कक्षाओं में राउंड करते हैं। तो इसके अंदर मान लीजिए कोई भी एटम हो, उसके सबसे पहली जो कक्षा होती है उसके अंदर आपके अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मित्रों। कितने होते हैं, 2। एक फॉर्मूला है, ज़रा याद रखना आप लोग, 2n² का, इसके अकॉर्डिंग n का मतलब कक्षा की संख्या होती है, यानी पहली कक्षा के अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन है मित्रों, 2। तो आपकी दूसरी कक्षा होगी तो 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 हो जाएंगे, यानी कि दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं आपके, तो वो रहते हैं मित्रों 8 इलेक्ट्रॉन। कितने रहते हैं,
8। लेकिन या ऑक्सीजन के परमाणु के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो पहली कक्षा में भर गए, यानी ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक या 8 होता है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं मित्रों, तो इलेक्ट्रॉन भी इसके पास कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। और 8 में से इसके अंदर क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन आपकी पहली कक्षा में भर दिए। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते क्या है, तो किसी परमाणु के सबसे जो बाहरी कक्षा होती है, यानी कि इसके सबसे बाहर की कक्षा ये है, तो इसका मतलब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन ही क्या माने जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मित्रों इसके 2 तो पहली कक्षा में भरे गए थे, इसका मतलब ये 2 तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन। और 16 तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 8 भी नहीं है, तो 8 तो टोटल होते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा मित्रों, आपका जो आपका बी ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन होगा, यानी ऑक्सीजन परमाणु में संयोजन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है मित्रों, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आपके 6 होती है। क्लियर है। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ रहे हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 8वां है। ये अपने को कह रहा है कि ओजोन का जो एक अणु होता है, क्या होता है, ओजोन का अणु, उसके अंदर ऑक्सीजन की परमाणु कितने होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ मित्रों, ऑक्सीजन को O द्वारा लिखते हैं अपन, लेकिन ओजोन को अपन किसके द्वारा लिखते हैं, O3 के द्वारा लिखते हैं। क्लियर है। या O3 का मतलब है कि यहाँ ऑक्सीजन के कितने परमाणु है मित्रों, 3 है, जिसको अपन बोलते हैं क्या मित्रों, तो उसको बोलते हैं, याद रखना, परमाणुकता। क्या कहेंगे अपन, परमाणुकता। ये बहुत ही केमिस्ट्री का एक प्रचलित शब्द है कि किसी भी यौगिक के अंदर उस तत्व या उस परमाणु कितने हैं, उन परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। बहुत सी एग्जामों में इस प्रश्न को पूछा गया है कि ओजोन के अंदर ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी है, तो भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना मित्रों, सीधा ही इसका ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अपन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जरा ध्यान देने का प्रयास करिएगा। धातुओं का राजा किसे कहते हैं मित्रों, धातुओं का राजा मित्रों किसको कहेंगे, तो धातुओं का राजा कहते हैं मित्रों सोने को। ठीक है, एल्यूमिनियम को भी नहीं, लोहे को भी नहीं, और चांदी को भी नहीं कहते हैं। तो यहाँ सीधा सा आपको याद रखना है, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है, सोने को कहा जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 अपन ध्यान दे रहे हैं। शरीर के अंदर जब अपने आयरन की कमी हो जाती है, लोह तत्व का मतलब Fe की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, तो मानव शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, वरना अंधता। बिल्कुल नहीं, वरना अंधता आँखों से रिलेटेड रंग है, और आँखों से आयरन से कोई लेना देना इतना नहीं है जितना कि रक्त से होता है। तो आपका वर्णांधता तो बिल्कुल नहीं हो सकता है मित्रों। फिर कह रहा है रतौंधी रोग, तो रतौंधी रोग तो विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है मित्रों, तो ये भी नहीं हो सकता है। तपेदिक रोग बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही ऑप्शन रक्तहीनता रोग है। रक्तहीनता रोग क्यों उत्पन्न होता है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपके ब्लड के अंदर पाया जाता है HB। क्या पाया जाता है, HB। और HB क्या होता है मित्रों, HB होता है आपका हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के केंद्र के अंदर आपका कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो होता है आपका मित्रों आयरन। और जब ब्लड के अंदर आयरन ही, शरीर के अंदर लोह तत्व की कमी हो जाएगी, तो आपका हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा सही से, आपकी RBC नहीं बनेगी, तो क्या हो जाएगा, रक्तहीनता रोग उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि बॉडी के अंदर लोह तत्व की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा मित्रों, रक्तहीनता रोग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। निम्न में से किसकी कमी से रिक्टीस रोग होता है मित्रों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से किसकी कमी से रिक्टीस रोग होता है, तो मित्रों याद रखिएगा विटामिन ए। पहले देखो, जो याद है उसको अच्छी तरीके से आप सब जने इसका विश्लेषण करें, एनालाइज करें। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, रात को दिखाई नहीं देता है, यानी इसका मतलब ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, यानी मसूड़ों में रक्त आना, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। और विटामिन के भी संभव नहीं है, हमें पता है। विटामिन डी की कमी से मित्रों कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से आपका रिक्टीस रोग होता है। मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देने का प्रयास करना मित्रों।
यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है, यानी कि इसके जो पैर हैं, पैरों की हड्डियाँ जो है इसके, वो पैरों की हड्डियाँ क्या हो चुकी है मित्रों, पैरों की हड्डियाँ मुड़ चुकी है। तो हाथ व पैरों की अस्थियों का मुड़ना कौन से रोग के लक्षण है मित्रों, तो ये आपके कौन सा रोग है, ये आपका रिक्टेस रोग है मित्रों। ठीक है ना, इस बात को आप याद रखना। कौन सी विटामिन की कमी से उत्पन्न होता है, विटामिन डी की कमी से ये रोग उत्पन्न होता है। ठीक है ना, तो इस बात को बहुत ही गहराई से ध्यान रखना कि हड्डियों का मुड़ जाना, घुटने पास पास जाना, घुटने दूर दूर चले जाना, यानी कि कुल मिला के पैरों की अस्थियों का मुड़ना कौन से विटामिन की कमी है, विटामिन डी की कमी से रिक्टेस रोग आपका होता है। चलिए अपन क्वेश्चन पर वापस बढ़ते हैं। तो अभी आपका क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है मित्रों, जरा ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है मित्रों, कब्रिस्तान। तो इसमें जो यकृत है, यकृत आपको पता है शरीर का भोला अंग कहा जाता है, यानी विष धारण करने वाला अंग है, या आरबीसी का नष्ट नहीं होता है। और कब्रिस्तान कहते किसको है मित्रों, तो कब्रिस्तान मित्रों किसको कहते हैं, याद रखना है कि जो कब्रिस्तान होता है वहाँ किसी भी शरीर की कोई भी पार्ट्स की मुक्ति होती है। तो यहाँ पर किसकी मुक्ति हो रही है, यहाँ पर मित्रों आपकी आरबीसी की मुक्ति हो रही है। यानी कि आरबीसी की मुक्ति कहाँ पर होती है मित्रों, तो मैं इसके शरीर के सारे पार्ट्स से आपको नाम बता देता हूँ। तो यकृत क्या काम करता है, यकृत आपके विष को धारण करने का काम करता है, लीवर, इसका मतलब ये मित्रों आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद में मैं बात करता हूँ अस्थि मज्जा के बारे में। तो अस्थि मज्जा क्या करता है मित्रों, आपके आरबीसी को बनाने का काम करता है, और जो बनाने का काम करेगा तो वहाँ आरबीसी नष्ट नहीं होती है। तो आरबीसी का जन्म स्थल के या निर्माण स्थल के तो कहाँ पर है मित्रों, अस्थि मज्जा में है। यानी साथ ही साथ ही क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी आपकी परिशेषिका है, जो आपके बिग इंटेस्टिन जो होती है, बड़ी आंत होती है, उसके आसपास का एक क्षेत्र जो होता है, छोटी सी अंगुली जैसी संरचना होती है परिशेषिका। तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है मित्रों, परिशेषिका भी गलत है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, तो सही ऑप्शन होगा आपका पलहिया, यानी कि आपके आरबीसी का कब्रिस्तान क्या है मित्रों, तो वो है आपका पलहिया। और आरबीसी का जो निर्माण स्थल है वो कहाँ पर है मित्रों, वो है आपकी अस्थि मज्जा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या होता है मित्रों, सीधा से याद रखना है, पीएच का मान होता है 7.4। 7.4 का मतलब है ये कैसा होता है मित्रों, तो ये आपका होगा हल्का सा क्षारीय, हल्का सा क्षारीय होता है। क्लियर है, हल्का क्षारीय याद रखना मित्रों, भूलना मत बिल्कुल, हल्का क्षारीय कितना है 7.4 पीएच। और 7 जिसका पीएच मान 7 होता है वो वहाँ पर क्या होता है, उदासीन होता है। और उदासीन 7.4 से 14 तक के जो मान होते हैं वे सारे मान क्या होते हैं मित्रों, क्षारीय होते हैं। जैसे जैसे हम 7 से आगे बढ़ेंगे क्षारकता का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, तो इस बात को अपने को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना है मित्रों। क्लियर है। अभी अपना क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि रेशम के कीटों को पालने को अपन क्या बोलते हैं, तो आपका पहला ऑप्शन है एपीकल्चर। क्या है मित्रों, एपीकल्चर। तो एपीकल्चर क्या है मित्रों, तो एपीकल्चर होता है मधुमक्खियों का पालन। तो रेशम कीटों का पालन नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर है आपका हार्टिकल्चर। तो हार्टिकल्चर क्या होता है मित्रों, बगीचे के अंदर जो पेड़ पौधों से रिलेटेड आपकी कल्चर है, तो ये हार्टिकल्चर भी आपका नहीं हो सकता है। फिर है मित्रों पिसीकल्चर। तो पिसीकल्चर क्या है मित्रों, यानी कल्चर का मतलब तो खेती से रिलेटेड होता है, लेकिन पिसीकल्चर का मतलब है खेती के साथ ही साथ आपको क्या करना है, मछलियों की खेती करना। अब मछलियों की खेती का मतलब ये नहीं है कि मछलियों की खेती करना, खेती के साथ साथ मछलियों के पालन पोषण करना, यानी वो उद्योग के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लोग करते हैं या पैसे कमाने के लिए अपना धंधा चलाते हैं, तो वो है पिसीकल्चर। और आपका फोर्थ ऑप्शन है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर आपका सही ऑप्शन है मित्रों, यानी कि रेशम के कीटों को पालने की विधि या प्रोसेस जो होता है, या जो इसको क्या बोलते हैं अपन, सेरिकल्चर बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब अपना लास्ट और फाइनल वाला क्वेश्चन है वो क्या है मित्रों, तो उस क्वेश्चन को और आपको ध्यान देना है कि रक्त का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। मुझे पता है आप सबको बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को आ रहा है, लेकिन केवल अपने को आंसर
पता हो जाने चाहिए, इतना आपको खुश नहीं होना है मित्रों। इन 4 ऑप्शन क्या क्या होते हैं, उन चारों ऑप्शनों को बहुत अच्छे से रीडिंग करनी है अपने को। तो पहला ऑप्शन है आपका साइटोक्रोम। क्या है मित्रों? साइटोक्रोम। ये शरीर में एक्चुअली क्या करता है? ये शरीर के अंदर एक्चुअली अपना काम है इसका काम है इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण करना। तो वो किसका काम है मित्रों? साइटोक्रोम का काम है। उसके बाद में अपना क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल आपको पता है कि हरे पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में पाया जाता है, यानी कि फोटोसिंथेटिक रिएक्शन की प्रोसेस जो होता है उसको करने में काम आता है। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके बाद में आपका है हीमोसाइनिन, जो क्या करता है मित्रों? ये आपके नीला रंग, ब्लड का कैसा रंग मित्रों? नीला या हरा रंग प्रदान करने का काम कौन करता है मित्रों? तो वो करता है आपका हीमोसाइनिन। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट भी गलत हो गया, ऑप्शन बी भी गलत हो गया और ऑप्शन सी भी क्या है मित्रों? गलत है। तो सही रंग जो आपका आंसर होगा, यानी कि ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ब्लड का लाल रंग आपके हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जिसको अपन HB के रूप में लिखते हैं, जिसके केंद्र के अंदर आयरन नामक एक तत्व पाया जाता है। ठीक है मित्रों, तो आज की कक्षा के अंदर अपन केवल 15 क्वेश्चन ही ले रहे हैं, लेकिन आप 15 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। आपके 15 यदि डेली क्वेश्चन होते रहेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी जनरल साइंस आपकी क्लियर हो जाएगी। मुझे पूर्ण आशा है कि आप आने वाले एग्ज़ाम के अंदर जनरल साइंस के अंदर किसी भी प्रकार के मार्क्स काटने नहीं देंगे और आप निरंतर हमारे साथ में इसी जनरल साइंस की क्लास में डेली टू डेली बने रहिए और आपकी जो स्थिति है जनरल साइंस की उसको आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अंतिम रूप में आपसे मैं यही कहूँगा, यही अपील करूँगा कि हमारे इंस्पायर पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक मित्रों सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हमारे चैनल से सभी पढ़ने वाले इच्छुक विद्यार्थी सभी लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। अपन फिर से कल बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में आपके साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।